देखिए बेटे, मैं आपको थर्मोडायनामिक्स करा रही थी, अगर ध्यान हो तो। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में मैं आपको बता रही थी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा यू से। बताया था मैंने आपको। आर्टिकल ले रही थी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको पता है कि हमारी जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है बेटे? यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल है मैं मैं आपको बता दूं, मेरे लेक्चर तो पहले थे लेकिन वो गला ही बैठ गया, इस वजह से जो है तो लेट अब मेरे बाद में कर गए। एक्चुअली मैं तो बहुत तेज बोलने वालों में से हूँ। अब वो गला पूरी तरह से ठीक नहीं हो। नहीं मैम, आ रही सही आ रही है आवाज। ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा गला भी लग रहा होगा बैठा सा। देखिए, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है कि अगर हम केस ले लेते हैं आइडियल गैस का, क्या लेते हैं? आइडियल गैस। उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटे? जीरो। जीरो फॉर आइडियल गैस। पता है आपको? आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी लेते हैं? जीरो। जीरो। तो इंटरनल एनर्जी कितनी रह जाएगी? केवल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, यानी Q इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस, क्लियर ये बात? ठीक है। अगर अब मैं काइनेटिक एनर्जी को उसकी सीपी और सीवी के पदों में लिखूं तो वो क्या था, याद है कुछ? काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था? एन एफ बाई टू इंटू आर इंटू टी। याद है डिग्री ऑफ फ्रीडम के पदों में? मैंने काइनेटिक एनर्जी की ये इससे पहले डेरिवेशन कराए थे। काइनेटिक एनर्जी को डिग्री ऑफ फ्रीडम के पदों में कराया था। क्या बताया था? एन एफ बाई टू इंटू आर इंटू टी। ये एफ बाई टू आर दैट इज कॉल्ड सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताया था? एन सी वी टी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब मैं इंटरनल एनर्जी के आगे भी डेल्टा लगा दूं। ठीक है। इधर काइनेटिक एनर्जी के आगे डेल्टा लगा दूं और इधर टी के आगे डेल्टा लगा दूं पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा? चेंज इन डेल्टा यू का मतलब चेंज इन एनर्जी बेटा। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और एन सी वी, नीचे सी वी और डेल्टा टी। ये क्या चीज है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन, और ये क्या है बेटे? चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? तो आप इससे ये देखें बेटा कि मैंने ये लिया डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी, ये हो गया आपका डेल्टा वी। इसी से अगर मैं देखूं, देखो बेटे, आप देख रहे हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है बेटे? टेम्परेचर।
समझ गए बात? तो इसके लिए चार मैंने 5 चीजें बतानी है। नंबर एक शायद है मैंने आपको, ये जो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? केवल टेम्परेचर पर। और जब टेम्परेचर डिपेंड करता है स्टेट पर, जैसे मेरा कोई भी पॉइंट ए है, ए से कहा गया बी पर कोई सिस्टम, ठीक है, वो मान लीजिए ए से बी तक है, और मान लीजिए मान ये कोई रास्ता और दूसरा है, ये यहाँ से, ये पाथ नंबर 1 और ये पाथ 2 है। तो अगर आपका चेंज इन टेम्परेचर है तो आप क्या कहेंगे कि आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर का मतलब स्टेट, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है स्टेट पर। स्टेट फंक्शन है, इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है यानी कि, और स्टेट फंक्शन यानी इनिशियल, यहाँ से शुरू हुआ और फाइनल, स्टेट पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे ये ए से लेकर बी तक कितने ही रास्तों से चला जाए बेटा, उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो सबके लिए सेम रहेगी। समझ में आई बात? अगर बस डिपेंड किस पे डिपेंड कर रहा है वो? स्टेट पर, और स्टेट के भी टेम्परेचर पर। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। पाथ पर इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इट डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी। तीसरा है, इट डिपेंड्स ऑन डेल्टा टी, कैपिटल ले लीजिए। चौथा है, देखिए बेटा, तीन मान लीजिए 2 या 3 या 4 रास्तों से अगर कोई पार्टिकल ए से लेके बी तक जा रहा है तो सबके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि इट रिमेन्स सेम, it remains same for all path, path number 1 and 2 and 3। अगर ये पाथ 1 2 एंड ये 3 बना दो पाथ, यानी अगर इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U1, इसकी डेल्टा U2 और इसकी डेल्टा U3, तो ये सेम है सब रास्तों के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 बराबर, वेरी गुड, इसका मतलब डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 बराबर डेल्टा U3। किसी भी रास्ते से चले जाइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा, रिमेन सेम फॉर ऑल पाथ, ठीक है। और अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने भी क्या बोला कि कोई पार्टिकल ए से लेकर कहाँ जा रहा है? बी तक। बट अगर मैं ये बोल दूं कि कोई पार्टिकल ए से लेकर घूम फिर करके फिर ए पर आ जाता है, मैंने क्या कहा कि कोई भी मैं साइक्लिक प्रोसेस ले लूं, यानी कि जैसे मैंने वहां से चली यहाँ आई और फिर यहाँ पहुंच गई, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। जहां से आप चलो वहीं पहुंच जाओ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अगर आपका कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो उसमें आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे देखेंगे? उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी शून्य रहेगा, क्योंकि दिस इज स्टेट फंक्शन। अगर आप जिस स्टेट से चले थे वापस उसी स्टेट, सारे के सारे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब सेम हो गए, उसी स्टेट में आ गए आप, तो क्या हो जाएगा? इट इज जीरो। आप ये लिखेंगे फिफ्थ क्लॉज पे, इट इज जीरो फॉर ऑल साइक्लिक प्रोसेस। इट इज जीरो फॉर ऑल क्लोज्ड साइक्लिक पाथ। क्लोज्ड साइक्लिक पाथ, ठीक है, सभी क्लोज साइक्लिक पाथ के लिए ये जीरो रहेगा। अब आ जाइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम कर्व। देखिए बेटा ये समझ में आ गई?
ये बेटा डेल्टा यू फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम कर। देखिए बेटा, आपको मैंने अभी बताया कि डेल्टा यू इजिकल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। अभी बताया था बेटे। यस मैम। अगर कोई भी आपका सिस्टम ए से लेकर बी तक 3 रास्तों से जा रहा है, तो आप उसके लिए एनसीवी डेल्टा टी के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे निकालेंगे? इधर देख लीजिए बेटा, आपको पता है कि ये तो पाथ इंडिपेंडेंट है, चाहे कितने भी तरीके से चला जाए आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सेम रहेगी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू वन बराबर डेल्टा यू टू और बराबर डेल्टा यू थ्री बराबर इसके एन सी वी डेल्टा टी। समझ में आई बात? तीनों रास्तों के लिए एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तीनों रास्ते की ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनों के बराबर होगी? एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होगी। एक और चीज देख लीजिए, देखिए बेटा, आप इसको क्या लिख सकते हैं? और टीवी डेल्टा टी को मैंने क्या लिख दिया बेटा? ए टू माइनस डी वन, क्योंकि डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को मान लीजिए, जहां वो पहुंचा वहां टेम्परेचर T2 था, जहां से चला वो T1। ये फाइनल टेम्परेचर, ये इनिशियल। तो क्या हुआ? T2 माइनस T1। अब आप ये देखिए बेटा कि अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम के पदों में सीवी को लेना हो, मोलर स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या बताया था मैंने अभी अभी बेटे? एन एफ बाय टू आर बताया था सीवी को, और T2 माइनस T1। बेटा एन को, एन क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स। और एफ क्या चीज है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का T2। इसे एन को और आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बेटा? F/2 एन आर T2 माइनस एन आर T1। समझ में बात को? आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, क्या होती है? वेरी गुड। कर टू आइडियल गैस इक्वेशन होती है ना बेटे, Pv इज इक्वल टू nRT। सबने पढ़ी है? अब देखो बेटे, ये जो समीकरण है nR T2 माइनस nR T1, अब मैं इसकी जगह जो चेंज इन टेम्परेचर है मैं क्या कर सकती हूँ? चेंज इन वॉल्यूम कर सकती हूँ। समझ में आ रही बात? देखिए, अगर स्टेट है तो ये दोनों में ही चेंज होगा, क्योंकि केवल आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट केवल एन और आर रहेगा। अब आप ये देखिए बेटा, इसकी जगह आप ये कर सकते हैं कि T1 V1 इज इक्वल टू आपका एन आर T1। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चेंजिंग करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका डेल्टा यू काइनेटिक एनर्जी चेंज इन टेम्परेचर P2 V, इसकी जगह लिखा बेटे मैंने P2 V2। क्लियर हुआ? P2 V2 माइनस V1 V1। ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बेटे, ध्यान रखना। इस वाली क्वांटिटी की जगह पर nRT2 की जगह पे मैंने क्या लिखा बच्चे? P2 V2 माइनस इसकी जगह लिखा P1 V1। क्लियर हुआ? आइडियल गैस इक्वेशन से। और F क्या चीज है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है।
ये वाला इक्वेशन अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं इससे रिलेटेड इक्वेशन होकर आ रही हूँ न्यूमेरिकल। आप बताएंगे करके फटाफट। मैम एक मिनट कर लीजिए। कुछ डाउट है कर लो। कंफ्यूजन है तो बता दो बेटे। क्लियर हुआ? यस मैम। क्वेश्चन आ रखा है ये आपके नीट में। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटॉमिक। बेटा ये डाई एटॉमिक गैस ले रही हूँ, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बताइए। डाई एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 5। वेरी गुड। घोष आपकी बातें कैसी चल रही हैं? बातों की आवाज आ रही है बहुत। इधर ध्यान दो बेटा, इधर दो। 1 मोल of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along path AB as shown in figure। ठीक है, क्वेश्चन है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the gas during the transition is option number A 20 किलो जूल, दूसरा ऑप्शन बी -20 किलो जूल, सी है 20 जूल और डी है -12 किलो जूल। और इसका जो वो है आपका, वो मैं यहाँ बना रही हूँ। ये देखिएगा, ये आपका पी है, इसका पास्कल में। ठीक है, ये बी है मीटर क्यूब में, और ये इस तरह से है आपका बाई। और ये है 6, ये भी V1 V2 that is 5 4 और 2 into। देखिए बेटा, देखिएगा एक ट्रांजिशन है आपका ए से लेके बी तक। क्या क्वेश्चन है ध्यान से बताइए, क्या क्या कहा है उसने, क्या दिया है इसमें और क्या मांगा है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटॉमिक गैस। देखिए बेटे, अगर कहीं पे डाइएटॉमिक, मोनोएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक का जिक्र किया जाता है तो अपना माइंड घुमा लेना कि ज्यादातर एफ का यूज होता है उसमें। हमें पता होना चाहिए कि मोनोएटॉमिक का F 3 होता है,
डाई का 5 और ट्राई का 6। तो दिमाग तुरंत घूम जाना चाहिए कि अगर डायटोमिक गैस का जिक्र हो रहा है तो इसमें F5 होगा, मन में रख लो। उसके बाद अगला वर्ड देखो, गैस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए टू पी अलोंग पाथ, ये वाला ए से बी तक जा रहा है। उसने कहा कि शोन इन फिगर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसने क्या पूछा है? डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन पाथ ए से लेकर बी तक आने में कितनी हुई। ठीक है बेटा, डेल्टा यू पूछा है, हमें क्या पता है? एफ। एफ कितना है? 5। अब मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था मैंने आपको? मैंने आपको लिखवाया था, एक तो वो वाला लिखाया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी। वो एफ के पदों में लिखो ना, F/2 इंटू आर डेल्टा टी, ये लिखा था। और 20 किलो जूल। यस, राइट, सही है। अब देखिए कैसे किया। इसके अलावा इसी से आगे सॉल्व करता करता अभी मैंने ये वाला एक दूसरा वो भी लिखवाया था आपको, F/2 P1 V1 सॉरी P2 V2 माइनस P1 V1। अभी कहा था ना इस सूत्र को याद रखना, अभी बोलना था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बटे 2 F/2 P2 V2 माइनस P1 V1 के। अब देखो बेटे, या तो हमारा क्वेश्चन दिया रहता डेल्टा टी के पदों में, लेकिन कहीं पे भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं हुआ। जिक्र किसका हो रहा है? प्रेशर का और वॉल्यूम का। जो हमारे पास जो कर्व है वो किसमें दिया है? टी में और बी में दिया है। टी में तो नहीं दिया ना बेटे। जब टी में नहीं दिया तो ये वाला सूत्र तो लगेगा नहीं, लेकिन इसी सूत्र से निकला हुआ ये सूत्र है P1 और V1 की हर पदों में, तो ये वाला यूज होगा। आपने क्या करना है बेटा? आपने F यूज किया 5/2, P2 कितना है? अब एक चीज और देख लीजिए, देखिए बेटा, ये जो है आपका A P1 V1, आपका जो पहला है ये कितना है? 5। ये P1 है और ये कितना है? 4। और ये P2 आपका कितना है? 2। और V2 कितना है? 6। तो आप जब ये करोगे ना P2 V2, तो आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, समझ में आई बात? यहीं से मल्टीप्लाई करके ही लिखना सीधा। 6 to the 12 माइनस P1 V1 यानी 5 for the 20। क्लियर हो रहा है बात? अब जब आपके 20 में से 12 गए तो क्या बचे? -8। तो ये हो गया आपका 5/2 -8 और 2 for the 8, 5 for the 20 -20 किलो जूल, क्योंकि इसमें हमारा जो ये दिया हुआ है आपके इसमें दी हुई है किलो जूल। क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम, यस मैम। मैंने आपको डेल्टा क्यू के बारे में भी बताना है। डेल्टा क्यू होता है चेंज इन हीट। ठीक है बेटे, ये कोई सिस्टम है, ठीक है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैं इसके बारे में बता रही हूँ आपको, डेल्टा क्यू के बारे में, इसकी जो डायरेक्शन है इसके बारे में। मैंने किसी सिस्टम को हीट दी, ठीक है, तो ये जो हीट मैंने दी है इस सिस्टम को, उसकी डायरेक्शन होगी प्लस। क्यों? क्योंकि उससे जो हीट है वो बढ़ जाएगी, इसके मॉलिक्यूल्स की हीट बढ़ जाएगी क्योंकि इसको दी गई है। तो जो दी गई एनर्जी है, गिवन एनर्जी है, वो कैसी रहेगी आपको? ये है the heat given to the system, the heat given to the system क्या होगी? प्लस, क्योंकि इसकी हीट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अगर मैं ये कहूं कि यही सिस्टम किसी दूसरे को हीट दे रहा है, क्या कर रहा है? दे रहा है। ये जो सिस्टम है किसी को हीट दे रहा है,
तो इसकी हीट तो कम हो जाएगी ना। Yes. अगर मैं अपनी एनर्जी किसी को दे दूं तो मेरी एनर्जी तो कम हो जाएगी, तो मेरी डायरेक्शन तो माइनस में चली जाएगी Yes, ना। ma'am. अगर मैं कहूं कि हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, तो उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी। अगर मेरे द्वारा दी जा रही है तो मैं माइनस में, मगर मेरे सिस्टम माइनस में हो गया ना। और अगर कोई मेरे को दे रहा है तो मेरी हीट कैसी हो जाएगी, प्लस, क्योंकि मेरी हीट बढ़ जाएगी। बिल्कुल यही एक सिस्टम होता है मॉलिक्यूल्स का। अगर कोई सिस्टम को एनर्जी दे रहा है तो प्लस में, और अगर सिस्टम किसी को दे रहा है एनर्जी तो वो सिस्टम की माइनस में। यानी आप कहेंगे द हीट गिवन बाय द सिस्टम, तो हो जाएगा आपका माइनस में। समझ में आई बेटे। तब डेल्टा यू प्लस होगा जब एनर्जी सिस्टम को दी जाएगी, और जब एनर्जी सिस्टम से ली जाएगी तो माइनस होगी उसकी डायरेक्शन। ये बात नोटिस रखना, प्लस और माइनस की बेटा, डेल्टा क्यू की मेन चीज है वहां। हो गया, क्लियर हो गई बात। कब डेल्टा क्यू प्लस होता है, कब डेल्टा क्यू माइनस होता है। अब आगे जरा आप, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। है किसी को क्या होता है बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पढ़ा है, पढ़ा है आपने बेटे, कहीं पे पढ़ा है। ध्यान से देखेंगे बेटे। ये मैंने कोई कंटेनर बनाया, इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल लिए, क्या लिए, गैस के मॉलिक्यूल्स। मैंने इस कंटेनर को एनर्जी दी, हीट किया, मतलब ये देखिए, इसे हीटअप किया, क्या किया, हीटअप। उससे क्या होगा, इसके ऊपर मान लीजिए इस तरह से लगा लीजिए पिस्टन भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पहले भी मैंने शायद समझाया था। जैसे ही मैंने इसको हीट दी तो इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा बेटा, वो तेज तेज दौड़ेंगे, भागेंगे, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, प्रेशर लगाएंगे। तो अब जो कंटेनर है इसकी वॉल तो टूटने से रही, है ना। तो पिस्टन ऊपर की ओर होने लगेगा, पिस्टन, प्रेशर लगेगा तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर की होगा, यानी वर्क होगा। आप समझ रहे हो, अगर पिस्टन ऊपर हुआ तो वर्क हुआ। तो इसका मतलब जो दी गई हीट थी वो किसके बराबर हुई, एक तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। आप समझ रहे हो, सिस्टम को दी गई जो एनर्जी हीट है, भाई मैंने इस कंटेनर को हीट दी, क्या दी बेटा, तो ये जो हीट है वो किसके बराबर हुई, इंक्रीज्ड इन इंटरनल एनर्जी, और प्लस इसने पिस्टन को क्या किया, ऊपर किया तो वर्क किया, तो यानी प्लस वर्क पर। समझ रहे हो आप, ये देखो बेटा। अब आप आ जाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यही है बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो मैंने आपको बताया कि किसी भी, यही है बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि किसी भी सिस्टम को दी गई जो हीट है वो उसके मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी है उसकी बढ़े हुए, और प्लस उसमें उसके द्वारा जो वर्क डन हुआ है, यही क्या है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर मैं इसे मैथमेटिकल स्टेट में लिखूंगी तो देखिए, इसी को कहते हैं बेटे ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन मतलब समझ गए? मैंने ये वर्ड लिखा है, ध्यान से समझो बेटे। मैंने कहा इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब नियत रहना, मतलब कहना मतलब अगर इसमें दो चीजें हैं, एक बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, और अगर दूसरी बढ़ रही है तो पहली घटेगी, लेकिन दोनों के दोनों रिमेन कंजर्व रहेंगे। आप समझ रहे हो? तो उसने ये कहा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो ये कहता है कि जो एनर्जी है वो क्या है, हमारी सेम रहेगी। अगर मैंने जो हीट के रूप में एनर्जी दी है, तो यहाँ जो हीट की एनर्जी है वो किसमें चेंज हो गई है, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी की इंक्रीज होने में चेंज हो गई है, लेकिन दोनों की दोनों बराबर दी है। मतलब यहाँ दी गई जो हीट है वो किसके बराबर है, इन दोनों के बढ़ने में, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर, दोनों बराबर हो गई ना। तो ये कंजर्वेशन हो गया, मतलब रही तो सेम ही ना। देखिए इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूंगी तो ये लिखूंगी बेटा डेल्टा क्यू दैट इज कॉल्ड चेंज इन हीट, जो हीट दे रही हूं मैं, और बराबर होता है आपका चेंज इन, आप ये कह दीजिए इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। समझ रहे बेटे? या आप ऐसे भी कह सकते हो, पहले डब्ल्यू लिख लीजिए फिर डेल्टा यू लिख लीजिए। कई बच्चे ऐसे भी लिख लेते हैं, डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू कर लीजिए। या आप समझ गए बात? यही मैंने बताया, जो ये लिखवाया है मैंने कि हीट जो है, दी गई हीट किसके बराबर होती है, इंक्रीज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। यही तो कहा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, इसके बराबर ही तो बताया। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस कंटेनर से कि जो भी किसी कंटेनर को दी गई हीट है वो दोनों के योग के बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ने में और उसके द्वारा किया गया कार्य प्लस फैक्टर। दिस इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पे, वैसे तो मैंने आपको लिखवा ही दिया सारा, वो वाला लिख लीजिएगा, क्या लिख लो, हीट गिवन और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस ये है आपका वर्क डन, वर्क डन बाय गैस। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए, मैं इसी फार्मूले से रिलेटेड अब सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। किसी को अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई, यू कैन आस्क मी नाउ। करूँ क्वेश्चन स्टार्ट करूँ? समझ में आ रहा है बेटे? आप लोगों को समझ में आ रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझ में आया? क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। समझ में आ गया? लीजिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। चलिए करके दिखाइएगा बेटे क्वेश्चन। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम, क्या प्रॉब्लम है क्या बेटा कुछ? इधर ध्यान दीजिए बेटा। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम that has absorbed 2 kilocalorie of heat and done 500 joule of work is, ऑप्शंस दे रही हूँ बेटा। पहला ऑप्शन ए 89,100
जूल 6400 जूल। करिए फटाफट इस क्वेश्चन को, लगाओ दिमाग। 7900 जूल। बताइए, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और पढ़िएगा ध्यान से, क्या क्या दिया है और क्या मांगा है। देखो बेटे, इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज एब्सॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ द हीट। हीट दी हुई है, क्या दिया हुआ है हमें, किलो कैलोरी में दी हुई है। अगर हम किलो कैलोरी में निकाल लेंगे तो हमारा जो वर्क डन है, जो हमारा जो आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है आपकी, वो जूल में नहीं निकलेगी। देखिए कैसे होगा, जूल आपको निकालना है, कैसे निकलेगा बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। देखिए बेटे, सबसे पहले आपको एनर्जी इसको चेंज करना पड़ेगा, हीट को। ये पहले किलो कैलोरी को कैलोरी में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो कैलोरी में चेंज हो जाएगी। और फिर इसको अगर आप जूल में चेंज करेंगे तो 4.2 से अपने आप गुना करनी पड़ेगी इसमें। इधर देख लीजिए बेटी, ये देख लीजिए, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा 10 की घात 3 से, तो किलो कैलोरी किसमें चेंज होगी बेटे, कैलोरी में। भाई किलो का क्या होता है साइन, 10 की घात 3। कैलोरी को हटाने के लिए 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 2 × 10 की पावर 3। और फिर इसे जूल में अगर चेंज करना है आपको तो 2.4 से, सॉरी 2.4 से नहीं, 4.2 से, 4.2 से। ओके, आपने इसको मल्टीप्लाई किया 4.2 से तो अब ये बदल गया जूल में। 79,000 जूल। हाँ जी, 7900 जूल। हाँ 100। ठीक है, अब आप देख लो कैसे हुआ बेटा, इसमें आपने मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 84,000। कैसे, 8400, 8,400. 8.4. अरे आप ऐसे लिख लो, पावर 3, ये हो गया डेल्टा यू, ये हो गया ना डेल्टा क्यू। और अब आपको क्या दे रखा है, वर्क डन दे रखा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना दिया है बेटा, 500। 500 जूल। आपको चाहिए क्या, डेल्टा यू। तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो मैंने अभी बताया वो क्या है, डेल्टा क्यू बराबर यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो आपको पता है ये हमारे पास कितना है, ये 8.4 इंटू 10 की पावर 3। और अगर आपको वर्क डन जो है वो भी इधर ले आइए, माइनस 500, 500 जूल। और ये भी जूल में चेंज कर लिया, ये भी जूल में है, इजिकल टू डेल्टा यू। क्लियर हुआ, और ये हो जाएगा आपका 2400 माइनस 500 इजिकल टू डेल्टा यू। ये बात क्लियर हुई। अब कितना हुआ, 8400 में से 500 गए तो 7900। किसमें हुआ, ये जूल में चेंज हुआ, जूल। क्लियर हुआ बेटे, कहीं कोई प्रॉब्लम, समझ में आई बात, समझ में आ रही है पीछे गर्ल्स को, ये समझ में आई बात बेटे। इसी तरह से एक क्वेश्चन आ रखा है, नेक्स्ट करिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन दे रही हूँ, इफ क्यू कॉमा ई कॉम एन डब्ल्यू डिनोट, अगर डिनोट कर देते हैं रेस्पेक्टिवली द हीट एडेड
कॉमा चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन in closed cyclic path. In closed cyclic path. Then बताइए ऑप्शन ए E is equal to 0, ऑप्शन बी Q is equal to 0, ऑप्शन सी W is equal to 0, ऑप्शन डी Q बराबर W बराबर 0। बताओ अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो मैंने आपको थ्योरी सुनाई है। E is equals to 0. E is equal to 0 बता सकते हो। अभी देखो बेटा ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। उसने कहा कि Q E और W क्या दिखा रहे हैं? Q तो दिखा रहा है आपको हीट और E दिखा रहा है इंटरनल एनर्जी और W क्या दिखा रहा है? वर्क। समझ में आई बात? तो उसने कहा कि अगर किसी क्लोज्ड साइक्लिक पाथ है ये इस तरह का, यहाँ से यहाँ चले फिर यहाँ गए फिर यहाँ आए फिर यहाँ आए, तो बताओ क्या चीज इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? आपको मैंने बताया था नहीं बेटा सी क्यों? अरे ये थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनामिक्स में मैंने आपको बताया था ना बेटा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ये थर्मोडायनामिक्स नहीं है, ये हमारा सिंपल है। और थर्मोडायनामिक्स में क्या बताया था? W इज इक्वल टू पी डॉट पी डेल्टा V। इसमें तो प्रेशर और डेल्टा V या चेंज इन वॉल्यूम चलता है, बताया था ना। आपने कहा W0 वर्क, वर्क इस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात? इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है? इंटरनल एनर्जी। बताया था अभी अभी बिल्कुल सबसे पहले 5 असम्पशन बताए कि पाथ पर इंडिपेंडेंट नहीं करता इंटरनल एनर्जी क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। बेटा यहाँ से यहाँ तक अगर सिंपल भाषा में देखो तो जो चला गया विस्थापन है वो तो शून्य हो गया, लेकिन थर्मोडायनामिक्स में नहीं है वो। थर्मोडायनामिक्स में आपका प्रेशर और वॉल्यूम के पदों में क्या होता है कि आपका अलग अलग जो डिफरेंट आपका प्रेशर और वॉल्यूम देखा जाता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। समझ में आई बात? आप ये देखो कि इस स्टेट में मान लीजिए P1 और V1 था, ध्यान से देखो बेटे इस स्टेट में प्रेशर वॉल्यूम कितने थे बताओ? यहाँ P2 V2, यहाँ पे P3 V3, यहाँ पे और यहाँ जब यहाँ से यहाँ चला फिर यहाँ चला फिर यहाँ चला फिर वापस यहाँ आ गया, नहीं पुणे स्टेट में आ गया। मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? स्टेट, क्योंकि ये स्टेट एक फंक्शन है। अगर बताया था ना अभी साइक्लिक क्लॉज देखो 5वां असम्पशन पढ़ो, मैंने 5वां असम्पशन जो मैंने अभी इंटरनल एनर्जी में लिखा है पढ़ो। जीरो फॉर क्लोज साइक्लिक पाथ। तो बस अगर मैंने लिखवाई भी थ्योरी को भी आप जाने से पहले अच्छे से कंसल्ट कर लेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा जो इसके बाहर आएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन इंटरनल एनर्जी 0 के बराबर होती है क्लोज साइक्लिक पाथ में, उसके साथ सब दे रखा कि क्लोज साइक्लिक पाथ ही। समझ में आई बात? क्लोज साइक्लिक पाथ में इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0। तो पहला ऑप्शन। और W कभी भी 0 नहीं होता क्योंकि वो स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है। और जब ये समझ लो कि Q 0 क्यों नहीं है? Q भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता Q 0 बता सकते हो? क्योंकि Q क्या है? अरे भाई ये देखो इधर देख लो जरा डेल्टा Q बराबर कहाँ थे तुम लोग? मैम दवाई लेने पूछिए
डेल्टा क्यू, इधर बताओ बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? ये है ना? Yes, ma'am. आपको पता है कि सारे पाथ के लिए, सभी पाथों के लिए ये तो सेम है, Yes, ma'am. तो इसका मतलब जो चेंज इन हीट है वो इस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। Yes. किस पे डिपेंड कर रही है? यानी कि डेल्टा क्यू डिपेंड कर रही है वर्क पे। समझ आई बात? Yes, ma'am. जो क्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? What? वर्क पे। आपको पता है वर्क जो है कैसे लिखते हैं? क्लोज साइक्लिक पाथ का जो वर्क होता है या तो उसका एरिया होता है, और नहीं तो अगर आप ऐसे लोगे, ऐसे ले लो, एरिया अंडर द कर्व। वर्क क्या होता है बेटे? वर्क डन क्या होता है बताया था? एरिया अंडर द कर्व। तो जब आप इस रास्ते से जाओगे तो एरिया अंडर द कर्व ये हो गया, इसमें आया तो 0, और इसमें आया तो नीचे, उसमें आया तो 0। समझ में बात? तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे ज्यादा वर्क डन कौन से रास्ते में हुआ बेटी? जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, उसका एरिया सबसे ज्यादा है ना। तो किस पे डिपेंड किया? वर्क डन कौन से पे डिपेंड? एरिया अंडर द कर्व। जिसका एरिया सबसे ज्यादा है उसका वर्क सबसे ज्यादा है, जिसका वर्क सबसे ज्यादा है उसका चेंज इन एनर्जी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं है, तो केवल क्या 0 हुआ? इंटरनल एनर्जी। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. रीजंस क्लियर हुए? लॉजिक क्लियर हुआ? आपको मैंने ये बताया भी है, लिखवाया भी है। देखो बेटे पहले भी लिखवाया था। जैसे अगर 3 पाथ बताए थे ना, बताया था मैंने, ये लिखवा रखा है मैंने, ये आप पढ़ लेना। Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3, इसके लिए बताया था ये। एक बार कॉपी में जो मैंने लिखवाया है एक बार रीडिंग कर लेना, ध्यान आ जाएगा कि जिसका वर्क ज्यादा होता है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। इसमें आप चाहे तो आप इसके साथ एक छोटा सा फिगर भी बना सकते हैं इसी क्वेश्चन में, क्लोज साइक्लिक पाथ का। P and this is ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। क्लियर? अगर कोई डाउट है बेटा तो प्लीज अपना डाउट क्लियर कर दो। कहीं कोई दिक्कत है? ये रीजन समझ में आ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्मो डायनामिक सिस्टम is taken to recycle A, B, C, D, A as shown in figure. Heat rejected। अब अगर क्वेश्चन में पूछते हीट तब प्लस और माइनस का, लेकिन अगर आपको हीट रिजेक्टेड पूछा है तो ध्यान देंगे इस वर्ड पे, हीट रिजेक्टेड by the gas
ड्यूरिंग दी साइकिल ए बी सी डी ए, ठीक है। चलिए बताइए कैसे होगा। मैं ऑप्शन लिख रही हूँ, बताएंगे कोई बच्चा। 2 PV, दूसरा 4 PV, तीसरा हाफ PV, चौथा PV। PV के पदों में बताइए। ये भी दे रही हूँ एक तरह से, ये V, ये P, और ये दिया है आपको V, दैट इज 3V, दैट इज 2P, दैट इज P। यानी ये तो हो गया P, और ये कितना हो गया 2V। ध्यान से पढ़ लो जरा, क्वेश्चन करो, लगाओ जोर। A thermodynamic system is taken through the cycle A B, A से B, B से C, C से D और D से फिर A, as shown in figure। उसने कहा कि heat rejected by the gas, बताओ कितनी रिजेक्ट करी गैस के द्वारा, कितनी रिजेक्ट हुई ड्यूरिंग द साइकिल। कुछ नहीं दिया आपको, प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है, और आपको हीट पूछा हुआ है। बताइए, आपको पता है चेंज इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेटे? ठीक है, सबको पता है, लेकिन आपको पता है कि क्लोज साइक्लिक पाथ के लिए ये क्या है? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। बाकी क्या बचा बेटा? डेल्टा क्यू। ठीक है, और ये क्या होता है थर्मोडायनामिक्स में? डेल्टा भी। भाई अगर आप इसको ले लो तो क्या होता है? अब आप ये ले लो ना, T2 बताओ क्या होता है, करो। चलो बेटा, अरे भाई सीधी सी बात है, अगर ये क्लोज साइक्लिक पाथ है तो इसका वर्क डन क्या होगा? ये साइक्लिक पाथ है, वर्क डन क्या होता है क्लोज साइक्लिक पाथ में? एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया क्लोज साइक्लिक पाथ। तो ये क्या है आपका, चाहे वर्ग हो, स्क्वायर हो, चाहे आयता रेक्टेंगल हो, लंबाई गुना चौड़ाई। ये देख लो और ये देख लो, कितना, दोनों की गुना कर दो। ये कितना है बेटे? ये 2P है, ये P है, 2P माइनस P, इसका मतलब P। और ये कितना है? ये 3P है, और ये कितना है? सॉरी 3V, और ये P है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2V, 2V। W क्या हो जाएगा बेटा? P और मल्टीप्लाई बाय 2V, क्या हो गया? 2PP। ठीक है ना? है ना? सही है, सही है। क्या गलती है? नहीं, स्क्वायर, स्क्वायर कैसे हो जाएगा? ये 2V है, ये भी P है। अगर चारों भुजाएं सेम होंगी, स्क्वायर तो तब होगा ना। अगर ये भी P है और ये भी P होता तब तो आप कहते, बट ये तो 2V है और ये P है। रेक्टेंगल समय अगर स्क्वायर भी है, चलो स्क्वायर भी है, तब भी उसका एरिया क्या होता है? स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर, तब भी भुजा का स्क्वायर होगा। आप इसकी भुजा स्क्वायर मतलब लंबाई गुना चौड़ाई तो होती है वो भी। तो आप ये मान लीजिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो है ना? लेकिन फिर भी मैं देखूंगी, जरा देख लो ध्यान से, कहीं मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी M3V भी तो है ना? नहीं नहीं भाई, ये तो 3V है,
ठीक है, और ये बी है, तो थ्री बी, अरे भाई थ्री बी माइनस बी तो आएगा, टू बी तो आएगा, और ये टू पी माइनस पी आएगा। बहुत छोटी सी चीज है जो मैंने छोड़ रखी है, बहुत छोटी सी चीज है जो मैंने छोड़ रखी है। वो आपको फिर छोड़नी है। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने वर्क निकाला ना, तो आपको पता है कि वर्क हमेशा जब भी आप निकालोगे तो डायरेक्शन देखोगे पहले। डायरेक्शन कैसा है ये? भाई क्लॉक तो ऐसे घूमती है, क्लॉक तो ऐसे घूमती है, ये तो ऐसे घूम रहा है, तो फिर क्या होगा यार? माइनस, तो क्या होगा ये? माइनस टू पीबी। और फिर आप अब कहोगे मैडम ऑप्शन में तो माइनस टू पीबी है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि एक वर्ड है हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड, जो हीट रोक दी गई उस माइनस को रिजेक्टेड से काट दिया जाता है और हीट रह जाएगी फिर से आपकी टू पीबी। समझ में आई बात? अगर रिजेक्टेड वर्ड नहीं होता, केवल हीट होती, देन आंसर होता माइनस टू पीबी। समझ में आई बात? अगर हीट रिजेक्टेड वर्ड नहीं होता, ये रिजेक्टेड वर्ड नहीं होता, तो माइनस टू पीबी आंसर होता। क्लियर हुआ? यस मैम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटे। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है बेटे? देखिए क्वेश्चन एन आइडियल गैस goes from state A to state B via three different process as indicated in PV diagram. If Q1, Q2, Q3 indicates the heat absorbed by the gas along the free process and delta U1, delta U2, delta U3 indicate the change in internal energy along the free process
from A to B, A to B respectively. ये लिखेंगे आप डेल्टा U1 बराबर, चलिए ऑप्शन वैल्यू बताएंगे आप। पहला ऑप्शन Q1 is greater than Q2 is greater than Q3 and डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 बराबर डेल्टा U3। दूसरा ऑप्शन Q3 is greater than Q2 is greater than Q1 and डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 बराबर डेल्टा U3 एंड ऑप्शन नंबर 3 Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 एंड डेल्टा U1 is greater than डेल्टा U2 is greater than डेल्टा U3। चौथा ऑप्शन है Q3 is greater than Q2 is greater than Q1 and delta U1 is greater than delta U2 is greater than delta U3। ठीक है, चलो बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जो अभी तक पढ़ाया। डायग्राम भी है इसका, डायग्राम भी बना देते हैं, आसान नहीं हो जाएगी। नहीं डायग्राम बनाना ही था बेटा, ए से बी तक गया। मार्क नंबर 1, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 एंड दिस इज पाथ नंबर 3। ठीक है, और ये आपका P एंड दिस इज V। ठीक है, चल बताइए। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, जितना बड़ा उतना आसान। इसने कहा है, क्या कहा है, एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम A to B, ठीक है, वाया 3 डिफरेंट प्रोसेस, 3 रस्तों से, अलग अलग रस्तों से एक आइडियल गैस A से B तक पहुंच सकती है और इंडिकेट्स दिखाते हैं पीवी डायग्राम। इस पीवी डायग्राम में हमने दिखाया है, इफ Q1 Q2 Q3 इंडिकेट्स Q2 Q3 इंडिकेट्स हीट एब्जॉर्ब। Q1 क्या है, पहले नंबर पाथ के द्वारा, नंबर 1 जो पाथ है उसके द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो Q1 है। ठीक है, दैट इज Q1, दैट इज Q2 और दैट इज Q3। ठीक है, क्लियर। उसने कहा कि 3 प्रोसेस में ये है और फिर साथ में ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी दी हुई है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अलोंग 3 पासेस। यानी इसके लिए इंटरनल एनर्जी कितनी है बेटा, डेल्टा U1, इसके लिए और इसके लिए। तो उसने कहा कि बताइए इसमें से कौन सा क्लोज होगा। फर्स्ट, वेरी गुड, राइट, क्लैपिंग फॉर दिस, बहुत सही। अब आप बताओ कि कैसे, लॉजिक समझाओ मुझे। मैम इंटरनल एनर्जी तो मैम बात पे डिपेंड नहीं करती, वेरी गुड, तो इसलिए वो तो इसलिए 4 में से 2 ऑप्शन तो यही खत्म हो गए। उसने कहा कि इंटरनल एनर्जी तो पाथ पे डिपेंड करती ही नहीं, वो तो स्टेट फंक्शन है। जब पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती तो इसके लिए ये तो सब सेम हो गई। इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल्टा U1 बराबर डेल्टा U2 बराबर डेल्टा U3। तो ये तो हो गया, ये पहला एक ऑप्शन। तो भाई बराबर वाले तो सिर्फ 2 ही है, पहला या दूसरा, ये तो खत्म हो गए। तो पहला या दूसरे में से ही कोई ना कोई सही होगा। क्लियर। अब आ जाओ कि भाई Q1 Q2 Q3 कैसे निकालें। मैम जिसका एरिया अंडर कर्व सबसे ज्यादा, वेरी गुड, क्योंकि W है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, W इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा Q। और W किसका ज्यादा होगा, जिसका जितना कर्व है एरिया उसका उतना वर्क। तो पहले मार्ग के द्वारा जो एरिया हो तो ये है, समझ रहे हो।
Yes, ma'am. तो इसने तो इतना वर्क किया, दूसरे ने इतना किया, इतना वर्क किया और तीसरे ने बहुत कम किया। इतना वर्क किया। तो सबसे ज्यादा जिसने जितना वर्क किया उसका उतना ही, में जिसका जितना एरिया उसका उतना वर्क। फैलने वाले का एरिया सबसे ज्यादा है तो उसका ज्यादा वर्क है, दूसरे वाले का एरिया कम है उसका कम वर्क है, और तीसरे वाले का कम एरिया है तो और उससे ज्यादा कम वर्क है। और वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अगर W3 आप समझ रहे, सॉरी W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3, तो बिल्कुल सीधा इसी से रिलेशन हो गया। W1 इज ग्रेटर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3. समझ में आई बात? Yes, ma'am. लॉजिक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बड़ा है तो Q1 भी बड़ा होगा, W2 मिडिल है तो ये भी मिडिल होगा, और ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा। क्लियर हो गया? समझ में आया बेटा? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा इसके लिए, यहाँ पे लिख लीजिए डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। तो अब आप ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिए सेम 1,2,3 और यहाँ पे लिख लीजिए एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। क्लियर हुआ बेटा? बस, और उसके बाद सीधा ये लाइन लिखेंगे, ये वाली और उसके बाद ये वाली। समझ में आ रही बात? इनके लिखने के बाद सीधा ये लाइनें लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ से लिखने के बाद ये 4 लाइन। क्या चीज से क्या पूछा? क्या लिखा है डेल्टा यू? कहाँ बेटा? ये मैंने ये लिखा बेटे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू बराबर डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू या डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। मैम वो पूछ लो, उससे नीचे तो सेम लिखा हुआ। ये लिखा है मैंने सेम, क्या चीज? चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर पाथ 1, 2 एंड 3। मैंने लिखा है सेम फॉर 1 एंड 2 एंड 3 पाथ। क्लियर हुआ बेटे? अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो। टाइम हो गया तो क्वेश्चन तो हुए नहीं अभी, क्वेश्चन तो बहुत सारे छूट रहे अभी। क्या टाइम हुआ? शुरू भी तो देर से किया था। दूर दूर से आते हैं। अच्छा, चलो फिर कल करा देंगे, शॉपिंग करने। कल करा देंगे। क्या हो जा? ये क्लियर हो गए Yes, ma'am. आप लोगों को? बेटा क्लियर हुए? Support बेटे बनाओ। इधर आपको बच्चों, Yes, ma'am. आप बेटे अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको बेटा जी Bye.